Courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ये कोट्स किसने लिखे हैं? नेल्सन मंडेला ने। एंड आई एम श्योर आपने लास्ट जो नेल्सन मंडेला का चैप्टर है उसमें ये कोट्स को पढ़ा होगा और समझा होगा। क्या मीनिंग है इन लाइंस का? इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता तो मैं बहुत ब्रेव हूं, मेरे अंदर बहुत करेज है, बहादुरी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी चीज से डर भी लगता है ना, तब भी मैं उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हूँ। इनफैक्ट मैं उस डर का मुकाबला कर रही हूँ, चाहे डरते डरते ही सही, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ और उस डर से ऊपर उठ रही हूँ। यानी अल्टीमेटली मैंने अपने ही इस डर को हरा दिया है। इसी बात को और प्रूव करता हुआ और पक्का करता हुआ है हमारा ये अगला चैप्टर, डीप वाटर। इस चैप्टर को जिसने लिखा है उनका नाम है विलियम डगलस, और विलियम डगलस ने अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से बचपन में उनके साथ एक ऐसा मिस एडवेंचर हुआ जिसके कारण उन्हें पानी की दहशत बैठ गई, डर नहीं दहशत बैठ गई। अब विलियम डगलस जैसे जैसे बड़े होते चले गए, ऐसा नहीं था कि वो डर, वो खौफ जो था उन्हें पानी का, वो कम होता गया, नहीं, वो डर, वो खौफ बना रहा, वो दहशत बनी रही। और इस वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो वो खुश नहीं थे देखकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वाटर एक्टिविटीज थी जिन्हें वो एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन अपने डर की वजह से वो उन एक्टिविटीज को नहीं कर पाते थे, अटेम्प्ट भी नहीं ले पाते थे। बहुत सोचते थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और अल्टीमेट डिसीजन क्या होता था? दूर ही रहते हैं तो ठीक है। लेकिन यहीं पर, इसी मौके पर हमारे विलियम डगलस को ये एहसास हुआ कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, ना जाने कितनी चीजें इस दुनिया में जो मैं मिस आउट कर जाऊंगा सिर्फ अपने इस डर की वजह से। तो क्या ये डर उनके मन में बना रहना चाहिए? नहीं। और यही डिसीजन था विलियम डगलस का कि उन्होंने अपने इस डर को बने नहीं रहने दिया, इनफैक्ट उस पर काबू पाया और उस पर जीत पाई। लेकिन ये सब हुआ कैसे, किस तरीके से मिस एडवेंचर हुआ, और ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने इस डर पे काबू पा लिया, और कैसे उन्होंने अपने आप को इस डर से ऊपर उभारा, ये सब जानेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको क्या करना है? वेल, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एंड मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं सभी पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे विलियम डगलस के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर पानी का खौफ बैठ गया, उसकी दहशत बैठ गई कि वो कुछ छोटी मोटी, जैसे फिशिंग, ये इतनी आसान और इतनी सिंपल एक एक्टिविटी होती है। आई मीन इसके अंदर कोई ऐसा एडवेंचर नहीं होता या ऐसा कुछ खौफनाक मंजर नहीं होता है फिशिंग के अंदर कि आपको डर लगे। क्या करना होता है? एक लेक है, उसके पास बस बैठे रहो, कांटा लेके, ऑफ कोर्स, कि उसके अंदर जो फिश है वो फंसेगी और उसके बाद वो फिश आप लेकर आ जाओगे। इतनी मामूली और इतनी सिंपल सी एक्टिविटी। खैर, इट इज नॉट दैट सिंपल, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए भाई। बट हाँ, इसके अंदर आपको खतरों का खिलाड़ी बनने की तो जरूरत नहीं ही है ना, है ना। वो करने में भी हमारे विलियम डगलस की हालत खराब हो जाती थी। एंड एज आई सेड, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता था? यार रहने देते हैं, छोड़ते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? वेल, सबसे पहले विलियम डगलस के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। विलियम डगलस के पास जो है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के अंदर डिग्री है। इसके अलावा वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके एडवाइजर बने और इनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी बने। इसके बाद वो एडवोकेट बने, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। यानी वो जस्टिस भी बने और इनका कार्यकाल इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, मतलब सबसे लंबे समय तक ये जस्टिस बने रहे। ठीक है, अब जहां तक बात करें हम इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर बेटा अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर नहीं है कि सिर्फ ये चैप्टर लिखा गया हो। अगेन, जैसे लॉ स्प्रिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि लॉ स्प्रिंग ये चैप्टर भी अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर नहीं, वो क्या है? एक एक्सर्प्ट है। उसी तरीके से ये डीप वाटर भी एक एक्सर्प्ट है, यानी एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विलियम डगलस ने एक एसे लिखा था। लॉ स्प्रिंग में अनीश यंग ने क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी बेटा। उस बुक का नाम क्या है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। विलियम डगलस ने एक एसे लिखा था, उस एसे का टाइटल है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। इस एसे के अंदर विलियम डगलस ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेंशन करा था, उसके बारे में भी बात की थी। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस है, वही सिर्फ इस ऐसे में से लिया गया और वही एक्सपीरियंस आपके सामने एक चैप्टर के तौर पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिस ऑटोबायोग्राफिकल सेक्शन इज ओनली नोन एज डीप वाटर, और आपके सामने ये है। ठीक है, अब हम बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था विलियम डगलस के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर जब वो 10-11 साल के थे ना, 10-11 साल का बच्चा छोटा ही होता है, 10-11 साल के जब वो थे, तब वो YMCA, याकीमा में YMCA करके, बेसिकली ये एक तरीके से कह सकते हैं क्लब है ना, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। ठीक है, तो ये है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर ना स्विमिंग पूल था। तो जब वो 10-11 साल के थे तो हमारे विलियम डगलस को मन किया कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ। उसके अलावा
जब विलियम डगलस 3-4 साल के थे ना, तब ऑलरेडी उनके साथ एक पानी से रिलेटेड हादसा हो चुका है। अब वो हादसा क्या है वो हम आगे देखेंगे क्योंकि चैप्टर में आगे ही आएगा, है ना? तो ऑलरेडी 3-4 साल की उम्र के थे तो उनके साथ एक हादसा हो चुका था, तो मन में डर बैठा हुआ था। खौफ या दहशत नहीं थी अभी तक, बस डर था। होता है ना, एक बार पानी नाक में भी चला जाता है तो भी आप पूल में जाने से डरते हो कि यार पता नहीं क्या होगा, रहने देते, अपन तो दूर ही रहते हैं। तो इसी तरीके का उनके साथ एक छोटा-सा हादसा हुआ था तो उनको डर लग रहा था। लेकिन उनको था कि नहीं यार मम्मी कब तक मैं डरता रहूँगा, जाता हूँ, मेरे को भी तो स्विमिंग करना, मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ। कहते ठीक है, लेकिन मम्मी, जैसे आपकी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी, वैसे हमारे विलियम डगलस की मम्मी, जैसे ही स्विमिंग पूल पर कुछ जाकर सीखने का कि भई मैं स्विमिंग सीखूँगा, जैसे ही होता था, तो मम्मी जो है, ध्यान रखना बेटा, पहले भी तेरे साथ ऐसा हो चुका है और पता है कितने लोग डूब जाते हैं। इस तरीके की बातें करना। मैं भी जब छोटी थी ना, आई लव्ड स्विमिंग, मतलब मैं इतना ज़्यादा सीखना चाहती थी। बट जैसे ही मैं मेरी मम्मी को बोलती थी ना, मम्मी मेरे को स्विमिंग सीखने जाना है, तो कभी भी मुझे मना नहीं करती थी कि नहीं बेटा रिस्की है, खतरनाक है, तू तो मत जाना, नहीं, कभी भी ये नहीं कहती थी। इनफैक्ट क्या बोलती थी, हाँ ठीक है चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर खोलती थी, सुबह जब पढ़ रही होती थी ना, तो उसमें पढ़ के न्यूज़ सुना रही होती थी, वो वहां डूब गया, वो उधर गया था, वहां बह गया, इस तरीके की खबरें। और जब तक मैं अपने मुंह से ना कह दूं अरे हाँ भाई मम्मी नहीं जा रही हूँ, तब तक मुझे इसी तरीके की खबरें, इसी तरीके की बातें बोली जाती थी। डायरेक्ट मुझसे नहीं, लेकिन मेरे आसपास बैठकर यही बातें की जाती थी। हमारे विलियम डगलस की मम्मी भी थोड़ी थोड़ी ऐसी है, बट स्टिल ही वांटेड टू गो एंड लर्न स्विमिंग। तो वाईएमसीए का पूल किस तरीके का था? बेटा ज्यादातर करके पूल्स जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती है वो ऐसे ही होते हैं। कि ऐसे स्लैंट में होता है। तो 2 से 3 फीट से लेकर, मतलब करीब 3 फीट गहरा था एक तरफ से, और ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता बढ़ता जो मैक्सिमम डेप्थ जो थी ना उसकी, वो थी 9 फीट। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, आप सोच रहे हो मैम ये इसकी डेप्थ पर भी इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ भी है इनफेक्ट, इसलिए मैं बता रही हूँ। कैसे ग्रेजुअल इंक्रीज होती हुई डेप्थ थी, सबसे कम जो डेप्थ थी वो 2 से 3 फीट की थी, और जो मैक्सिमम डेप्थ थी वो कितनी थी, 9 फीट, इतना गहरा था। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो विलियम डगलस है ना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था जाने में। क्यों? क्योंकि जब स्विम आउटफिट पहना था ना, तो वो अपनी बॉडी को लेकर, स्पेशली अपने लेग्स को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्किनी लेग्स थे, बहुत ही पतले थे। तो उसको लग रहा था कि अरे मैं बहुत ही ज्यादा पतला, पता नहीं अटपटा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। तो ऑल्दो ही वाज अनकंफर्टेबल, बट स्टिल उसने उस चीज को सबड्यू करा कि हाँ ठीक है, जो है जाने दो, मुझे तो अपने डर पे काबू पाना है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कि कौन सा डर, कैसा डर था जिसकी वजह से वो पानी में जाने से या पूल में जाने से इतना घबरा रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या, जब 3 या 4 साल के थे, व्हेन ही वाज 3 और 4 years old, तो अपने फादर के साथ कहीं घूमने गए थे, एंड इट वाज अ सर्फिंग। सर्फिंग आप समझते हैं बेटा, बोट के ऊपर समंदर के अंदर हम ऐसे स्केट सा करते हुए जाते हैं ना, उसे सर्फिंग कहा जाता है। तो विलियम डगलस सिंस सिर्फ 3 या 4 साल के थे, तो पापा ने ना अपनी गोद में इस तरीके से ऐसे पकड़ के एक तरफ से, और वो अपने साथ सर्फिंग करवा रहे थे। अब ऐसे समुद्र में कोई बढ़िया सी एक लहर आई होगी और हमारे विलियम डगलस के एकदम मुंह पर छपाक हो गया होगा। अब समुद्र का पानी तो आप जानती ही ना कितना मीठा मीठा होता है। नहीं, समंदर का पानी एकदम खारे जहर जैसा होता है। अभी चाहे एक छोटा सा बच्चा, वो भी समंदर का पानी एकदम सीधा नाक में, मुंह में, और वो भी इतना कड़वा जहर जैसा पानी। तो विलियम डगलस का यहाँ पर ये एक्सपीरियंस हुआ है। वो कोई डूबे हुए कुछ नहीं थे, लेकिन इतना छोटा बच्चा जब उसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जाए, तो उसे तो ये लगता है कि मैं तो निपट ही गया अब तो यही डर लग रहा था हमारे विलियम डगलस को। तो इसलिए उनके अंदर तो एक दहशत से, एक टेरर सा आ गया कि अरे बाप रे, मेरा दिल तो इतना जोर जोर से धड़कने लगा। बट एक्चुअल में ये सिचुएशन पूरी ना बहुत फनी थी, इसीलिए विलियम डगलस के जो फादर है ना, ही वाज लाफिंग एट हिम। मतलब इसलिए नहीं कि उनको कोई दया भाव नहीं था अपने बच्चे को लेकर, ऑफ कोर्स था, बट ये इतना सीरियस केस कुछ नहीं हुआ था, ये बहुत ही फनी चीज हुई थी। बट हाँ, इस फन की वजह से, ये जो जो भी फनी चीज हुई, इसकी वजह से विलियम डगलस के अंदर जरूर थोड़ा डर सा बैठ गया, वो जरूर थोड़ा सा हो गया कि अरे यार पानी, बाप रे, थोड़ा सा दूर ही रहो, है ना। तो ये छोटा सा फ्लैशबैक। अब आगे क्या होता है, जब ये वापस प्रेजेंट में आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब वो वाईएमसीए पूल के अंदर गए, तो धीरे धीरे उन्होंने ना, ऑफ कोर्स उनके अंदर डर तो था ही कि कहीं नाक में मुंह में पानी ना चला जाए, बट स्टिल बाकी बच्चों को देख के, जिस तरीके से उनका ट्रेनर उन्हें सिखा रहा था स्विमिंग, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो स्विमिंग सीख रहे थे। ठीक है, आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease. धीरे धीरे रोज वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते थे, मतलब उनका ऐसा नहीं था कि मैं आज के दिन ही स्विमिंग चैंपियन हो जाऊं, ऐसा नहीं था, धीरे धीरे सीखते थे। और फिर जैसे ही उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा हूँ, टू फील एट ईज, कंफर्टेबल होने लगा हूँ, तभी उनके साथ एक हादसा हुआ, द मिस एडवेंचर हैपेंड। ये यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में विलियम डगलस के साथ 2 बार पानी के हादसे हुए हैं। एक बार जब वो 3 से 4 साल के थे, और दूसरी बार कब हुआ, जब वो 10 से 11 साल के थे। मैं फिक्स ईयर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर भी फिक्स ईयर नहीं लिखा हुआ है कि वो 10 साल के ही थे या 11 साल के ही थे, है ना। तो जो लिखा हुआ है हम उसी पर ही स्टिक रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे उसे।
तो दूसरा मिस एडवेंचर कब हुआ था, दूसरा हादसा पानी का कब हुआ था, जब वो 10 से 11 साल के थे। बहुत बार, मतलब रिपीटेडली कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा मिस एडवेंचर जो है विलियम डगलस के साथ बचपन में हुआ। अब 3 से 4 साल वाला भी बचपन है, 10 से 11 साल वाला भी बचपन है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, ये वाला मिस एडवेंचर लिख देते हैं, मतलब मिस एडवेंचर के लिए जब क्वेश्चन आता है तो ये वाला इंसिडेंट लिख देते हैं कि किस तरह से सर्फिंग के लिए गए थे और पानी मुंह में चला गया। या फिर क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला लिखे, तो दोनों हाथ से मेंशन कर देते हैं। नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। जब बात आती है कि कौन सा मिस एडवेंचर हुआ था विलियम डगलस के साथ, तब आप सिर्फ एक ही हादसा मेंशन करेंगे, और वो हादसा कौन सा होगा, जो उनके साथ YMCA पूल के अंदर हुआ था जब वो 10 से 11 साल के थे। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। मैं आपको अभी तक ये 3rd चैप्टर पे हम आ गए हैं। हर चैप्टर के अंदर मैं हर लाइन के साथ आपको ये बताती चल रही हूँ कि कौन सी लाइन के साथ कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि अनंत काल तक कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एज आई सेड कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, इस हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में चाहे कोई सा भी प्रश्न उठकर आ जाए, आप उसे आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत बहुत, मतलब 10 में से 7 बच्चे ये गलती करते हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, कि मिस एडवेंचर, अगर ये क्वेश्चन आया कि क्या मिस एडवेंचर हुआ था, तो कौन सा, जो YMCA पूल में हुआ था जब वो 10 से 11 साल के थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब यहाँ हुआ क्या, विलियम डगलस जो है वो स्विमिंग पूल के किनारे आराम से बैठे हुए थे, लेकिन पूल के अंदर नहीं उतर रहे थे। क्यों? क्योंकि आसपास कोई नहीं था, इट वॉज ऑल क्वाइट। तो सिंस कोई भी नहीं था ना, इसलिए अकेले पूल के अंदर जाने में उन्हें डर लग रहा था। ही वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। और क्यों डर लग रहा था, क्योंकि भाई जब 3-4 साल के थे, वो पानी वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तो हालांकि अभी थोड़ा बहुत फ्लोटिंग करने लग गए हैं, कंफर्ट जोन भी आ गया है, बट स्टिल अकेले स्विमिंग पूल में उतरने में डर लग रहा है, इसलिए चुपचाप आराम से अपने किनारे पर बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है, लड़का आता है, एंड दिस बॉय इज अबाउट 18 years old। और दिखने में लड़का कैसे लग रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा ऐसे पावरफुल सा लग रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ही हैड मस्कुलर लेग्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेस्ट, इस तरीके से दिख रहा था, ये बहुत ही मस्कुलर लग रहा था। और आते के साथ विलियम डगलस को क्या बोलता है, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। अब विलियम डगलस बहुत ही दुबले पतले थे, तो उसको क्या कहकर चढ़ाता है, स्किनी कहता है कि हाई स्किनी, और कहता है कि तुम्हें पानी में फेंक कर देखते हैं कि डूबकर कैसा लगता है। अब ये कोई बात हुई बोलने वाली, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की जिस तरीके की प्रेजेंस है, जिस तरीके का एटीट्यूड है, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, और जो बात ये बोल रहा है हमारे विलियम डगलस को, उससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि इस लड़के का जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, तो हमें ये समझ में आता है दैट दिस बॉय इज अ बुली। बुली कौन होते हैं बेटा, दूसरों को जबरदस्ती बिना किसी बात के परेशान करने वाले, स्पेशली अपने से कमजोर लोगों को परेशान करने वाले। अब यहाँ ये 18 साल का लड़का जो इतना मस्कुलर है, इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो एक 10-11 साल का बेचारा चुपचाप बैठा हुआ मासूम सा दुबला पतला बच्चा, उस पर क्या जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन क्या होता है, बुलीज को क्या फील होता है कि अपने से कमजोरों को जब परेशान करते हैं ना, तो उन्हें विनर जैसा फील होता है कि देखा, उसको हमने हरा दिया। किस चीज में हरा दिया वो पता नहीं, बस हरा दिया, ये चीज का उनको एक बहुत ही ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन सा रहता है। तो यही एटीट्यूड हमें इस लड़के का भी समझ में आता है, दिस 18-year-old बॉय। तो क्या करता है, विलियम डगलस तो एकदम चुपचाप बैठा होता है, और उन्हें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, और ये लड़का आता है, विलियम डगलस को उठाता है और स्विमिंग पूल में छपाक, यानी फेंक देता है पानी में। अब देखो विलियम डगलस के साथ यहाँ पर क्या बात हुई, सबसे पहली बात तो ये हुई कि स्विमिंग आती ही नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, उस पानी में फेंक दिया जिससे ऑलरेडी उन्हें डर लगता है ना, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है। और तीसरी चीज ये कि बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड थे ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई कौन ही प्रिपेयर्ड होता है कि आराम से स्विमिंग पूल के पास कोई बैठा हुआ हो और एक व्यक्ति आए और उठा के पानी के अंदर फेंक दे, कौन ही तैयार होता है ऐसी चीज के लिए। विलियम डगलस भी नहीं थे। अब जैसे ही इस लड़के ने उठाकर पानी में फेंका ना, तो विलियम डगलस ना एकदम सिटिंग पोजीशन के अंदर जो है पानी में गिरे। जैसे वो धीरे 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 पानी में जा रहे थे ना, धीरे धीरे वो जब पानी में जा रहे थे, तो उसी टाइम पर उनका दिमाग क्या काम करने लगा कि मुझे अपने आप को किस तरीके से बचाना है। भाई मैं डूब के मर थोड़ी जाऊं, मतलब हाँ एक्सेप्ट कर लूं कि अच्छा पानी में तो मुझे फेंक ही दिया, मेरे को स्विमिंग वगैरह आती नहीं, तो अब क्या ही करना है, चलो डूब जाते हैं, ऐसा थोड़ी। भाई बचाने की कोशिश करूंगी ना, हाथ पैर मारूंगा जैसे भी हो सकेगा। तो उनका दिमाग जो है वो खुद को बचाने के लिए प्लान बनाने लगता है। तो क्या प्लान बनाता है कि जैसे ही मैं एकदम बॉटम में पहुंच जाऊंगा तो वहां टाइल्स होंगी, और उन टाइल्स के सपोर्ट से मैं पैरों से अपने आप को, अपनी बॉडी को जोर से ऊपर की तरफ यानी सरफेस की तरफ पुश करूंगा। जैसे ही सरफेस की तरफ पुश करूंगा, मेरा मुंह पानी के बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो मैं सांस लूंगा, और सांस लेने के बाद मैं अपनी बॉडी को जो है ढीली छोड़ दूंगा। क्या होता है बेटा, फ्लोट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जब अपनी बॉडी को एकदम ढीली छोड़ देते हो, एकदम लूज छोड़ देते हो, तो आपकी बॉडी जैसे अगर ऐसे वर्टिकल है पानी में, अगर लूज छोड़ दोगे ना, तो धीरे धीरे सरफेस पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर आप ज्यादा ऐसे हड़बड़ाहट से करोगे ना, तो और भाई गहराइयों में जाओगे। अब होता ये, जिसको स्विमिंग नहीं आती है ना, तो वो कितना भी आप उसको बता लो, समझा लो, वो हाथ पैर मारता ही, क्योंकि सांस नहीं आ रहा होता है।
और जब सांस नहीं आता ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। बट स्टिल अगर आप अपने आप को काम रखेंगे ना, अपने आप को रिलैक्स छोड़ देंगे, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगे, तो आप गहराई में भी होगे ना तो भी आपकी बॉडी धीरे धीरे सरफेस की तरफ ही आती है, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर यही दिमाग लगा रहे थे विलियम डगलस भी। जितना भी अभी तक सीखा है वो सारी लर्निंग जो है यहाँ अप्लाई हो रही थी बेसिकली, कि मैं फिर बाद में बाहर आऊंगा, सांस भरूंगा, बॉडी को ढीली छोड़ दूंगा, बॉडी इस तरह से फ्लैट हो जाएगी सरफेस के ऊपर, और फिर मैं फ्लोट करता हुआ किनारे पे आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। कितना इजी है ना? लेकिन नहीं, इतना इजी नहीं है भाई। 9 फीट का पूल उनको 90 फीट का लगने लग रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने आप की बॉडी को ऊपर धकेला तो उन्होंने सोचा तो ये था कि मेरी बॉडी बिल्कुल कॉर्क की तरह ऊपर आएगी, मतलब एकदम स्पीड में। कॉर्क क्या होता है बेटा? जो जैसे शैंपेन की बॉटल होती है, आपने देखा भी होगा, जो भी हार्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं तो ऊपर ना लकड़ी का एक वुडन का ढक्कन सा फंसा हुआ होता है बॉटल के अंदर, और उसको ना फिर जोर से अंगूठे की हेल्प से निकालते हैं, तो एकदम बुलेट की स्पीड से वो जुक करती हुई वो बॉटल जो है खुलती है, वो जो कॉर्क है उछलता है ना? तो वो कॉर्क की तरह एकदम उन्हें लगा था कि मैं एकदम स्पीड से ऊपर आऊंगा, बट हुआ क्या? हुआ एकदम उल्टा। आई केम अप स्लोली, मैं तो बहुत ही धीरे 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 ऊपर आया। तो मतलब उनके दिमाग में जो प्लानिंग थी ना वो यहाँ आके थोड़ी सी वो प्लानिंग ना खराब हो गई। स्पीड से ऊपर नहीं आए, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आए, और ऊपर भी आए तो मुंह पूरा बाहर नहीं निकला। हुआ क्या? सिर्फ उनकी आईज एंड नोज ये ही बाहर आ पाए, उनका जो माउथ है वो बाहर नहीं आया। अब विलियम डगलस अभी छोटे ही थे, बाहर नहीं आया, मुंह जो है बाहर नहीं आया, और उन्होंने क्या, सांस ली इतने में, व्हेन ही ब्रीथ इन तो सांस नहीं गई, पानी अंदर चला गया। और एक बार बॉडी में जब पानी जाने लग जाता है ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब ये पूरा जो पैराग्राफ है ना बेटा, ये वाला पैराग्राफ और ये वाले पैराग्राफ, इसमें सिर्फ एक चीज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो टेरर है वो हमारे विलियम डगलस के अंदर, किस तरीके से टेरर जो है पानी को लेकर वो डेवलप होता गया, कैसे होता गया। देखो, पहला अटेम्प्ट उन्होंने करा, बाहर नहीं आ पाए, वापस नीचे जाने लगे। फिर उन्होंने अभी भी अपने आप को क्या समझाया? आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी। भाई एक अटेम्प्ट किया, मैं उसके अंदर अगर सफल नहीं हो पाया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई पहली बार में मैंने मौत को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, दूसरी बार में तो चलो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं क्योंकि मैं बाहर नहीं आ पाया। ऐसा थोड़ी है भाई, बचाने की तो मैं हर बार कोशिश करूंगा जितना मुझ में दम है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था, विलियम डगलस को लग रहा था कि मैं बस डूब ही डूब रहा हूं, एंडलेसली डूब रहा हूं, मैं ऊपर आ ही नहीं रहा हूं। लेकिन यहां आप ये देखो, सिर्फ और सिर्फ sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. ये टोटल आपको बता रहा है कि किस तरीके से विलियम डगलस पूरी तरीके से अब टेरर से, खौफ से भर चुके थे, किस तरीके से उनके अंदर ये बात कहीं ना कहीं बैठने लगी थी कि शायद आज का दिन आखिरी दिन है, अब शायद नहीं बच पाऊंगा। और इस टाइम पे वो जो महसूस कर रहे थे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज, वो जो पेन है या वो जो एक जो डर जो मैं महसूस कर रहा था, ये डर सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उस डर को एक्सपीरियंस किया हो। उसके अलावा कोई दूसरा इंसान इस डर को, इस खौफ को समझ ही नहीं सकता। और इस टाइम पे ही वाज फीलिंग पैरालाइज्ड, कि एज इफ मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स आपको जो आपके ब्रेन तक, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनका ब्रेन जो है वो इतना फिर एक्टिवली काम नहीं करता है। यू नो, जब आप सांस नहीं ले पाते हो ना तो आप इतना, है ना, ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो। बॉडी पूरी पैरालाइज सी होने लगी थी क्योंकि शरीर में जान ही नहीं बची थी, ठीक है। बट हुआ क्या, स्टिल दैट आई वाज स्टिल अलाइव। स्टिल उनको क्या था कि मैं जिंदा तो हूं, अभी भी मुझे पता है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि उन्हें अपनी धड़कनें, अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। दैट वाज द ओनली प्रूफ दैट ही वाज स्टिल अलाइव, ही इज नॉट डेड। उसके बाद क्या होता है, जब वो सेकंड अटेम्प्ट भी करते हैं, वापस अपने आप को जंप करके जब ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो उन्हें लगता है विलियम डगलस को कि उन्होंने अपने आप को बहुत फोर्सफुली ऊपर की ओर धकेला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। दूर से कोई इंसान देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते। जहाँ पर भी देखो, दाएँ-बाएँ किधर भी देखो, विलियम डगलस को सिर्फ़ पानी ही पानी नज़र आ रहा था, और वो अपने हाथ-पैर को इस तरीके से मार रहे थे कि जैसे कोई रस्सी उन्हें पकड़ में आ जाए, कि या वाटर विंग्स आ जाएँ, या कोई लैडर, कोई सीढ़ी उन्हें मिल जाए, कुछ तो उन्हें पकड़ में आ जाए ताकि वो बाहर निकल सकें। इसके अलावा वो चिल्लाने की भी कोशिश कर रहे थे, अपनी मम्मी को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, बट सिंस पानी के अंदर थे तो ऑब्वियसली कोई आवाज़ भी नहीं निकलेगी। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के में जब उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट किया तो जब थोड़ा बाहर आने लगे तो हल्की-सी आँखें बस उनकी पानी के बाहर निकली थी, और बहुत थोड़ी-सी, ऑलमोस्ट नोज़ थोड़ी-सी बस बाहर निकली थी, प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाई। और जब आँखें बाहर निकली तो हल्की-सी उन्हें रोशनी भी नज़र आई थी। बट इसके अलावा जैसे ही वो पानी में जाते थे, अगेन उनको हर तरफ पानी ही पानी और हल्का-सा येलोइश वाटर जो है उन्हें नज़र आ रहा था। आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। तो उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स लिए थे। पहले अटेम्प्ट में उनकी आंखें और जो नाक है वो सरफेस के बाहर तक पहुंच पाया था, मतलब पानी से बाहर निकल पाया था, लेकिन जो उनका माउथ है वो नहीं निकल पाया था।
दूसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ था, वो सरफेस तक पहुंचे तो थे, सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ आंखें बाहर निकली थी थोड़ी सी और उन्हें रोशनी नजर आई, नाक थोड़ा सा बाहर निकला था, लेकिन वो खुद जो है बाहर नहीं निकल पाए थे। ठीक है, फिर तीसरी बार उन्होंने ट्राई किया, फिर से उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, बट अगेन वो बाहर नहीं निकल पाए। इनफैक्ट वो डूब रहे थे। मतलब थर्ड अटेम्प्ट में वो सरफेस के पास भी नहीं पहुंचे थे, नीचे के नीचे ही रह गए थे, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट जरूर उन्होंने लिया था। तो इस मोमेंट पे यहाँ पर उनको क्या लग रहा था, देखो ये पूरा पैराग्राफ क्या बताता है, दैट ही वॉज एट पीस। ही वॉज एट पीस का मतलब ये है कि इस टाइम पे उनको डर नहीं लग रहा था। देखो जब आप यहाँ पर विलियम डगलस जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपको ऑलमोस्ट ये लगने लगे कि शायद अब आप नहीं बचोगे या शायद आपको सांस नहीं आ रही है, आपका दिमाग ना प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है ऐसे में। और जब आपका दिमाग प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है तो कोई भी खौफ, कोई भी डर वगैरह आपको सता नहीं रहा होता है। और यहाँ विलियम डगलस ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अब तो मैं गया। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, Blackness swept over my brain. It wiped out fear, wiped out terror. There was no more panic. मतलब इस टाइम पे he was feeling quite nice. क्यों? क्योंकि वो हल्की हल्की उन्हें बेहोशी सी छाने लग रही थी। और जब बेहोशी छाने लगती है ना, तो हम जब कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अगेन एज आई सेड, ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है, तो हम सोच समझ नहीं पा रहे होते हैं कि भाई चल क्या रहा है, अरे हम मर रहे हैं। ये जो मर रहे हैं ना, वो चीज कितनी सीरियस है उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते, हमें ना चीजों का रियलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो इस वक्त विलियम डगलस यहाँ पर डूब रहे हैं, ये कितनी सीरियस बात है, लेकिन इस सीरियस बात को विलियम डगलस जो है वो रियलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बेहोशी सी छाई जा रही है, राइट। और थोड़ी देर बाद विलियम डगलस क्या देखते हैं, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड। यहाँ पर विलियम डगलस को ऐसा लग रहा होता है एज इफ ही वाज फ्लोटिंग। पुराने वाला, ये जो पिछला वाला पैराग्राफ है ना, इसके अंदर इनको क्या लगता है कि एज इफ आई एम फ्लोटिंग, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि मैं जो है हवा में इस तरीके से फ्लोट कर रहा हूँ, बह रहा हूँ। एक्चुअली वो हवा में फ्लोट नहीं कर रहे होते हैं, कोई आ गया था जो उनको टाइमली बचा लेता है। उन्हें अपने इर्द गिर्द टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ही फेल्ट दोस टेंडर आर्म्स अराउंड हिम। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको पकड़ के बाहर निकाल लिया था। एंड अगेन जैसा कि मैंने बोला कि विलियम डगलस जो है उनका दिमाग अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो ये चीज समझ ही नहीं पाए कि वो डूब नहीं रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट के बाद डूब नहीं रहे थे, इनफैक्ट किसी ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया था। और जो बाहर निकाल के उठा के जो पूल से बाहर रख रहे थे, तो उनको क्या लग रहा था, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। उन्हें ये लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूं ना। भाई कोई हवा में नहीं उड़ रहे थे, उन्हें बकायदा बचाया गया था। जब विलियम डगलस को होश आता है, तब वो पहली चीज क्या देखते हैं, उनको ये समझ में आता है कि मुझे पुल के बाहर पेट के बल लेटाया गया है, ताकि पानी, जो भी पानी अंदर लंग से भर जाता है, वो पानी बाहर निकल जाए। और वो जो लड़का है ना, वो जो बुली है, उसको बढ़िया डांटा जा रहा है कि अगर इस लड़के के साथ कुछ हो जाता तो क्या। तो लड़का देखो कितना कैजुअली क्या डायलॉग मारता है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बस मजाक मजाक में बच्चे की जान चली जाती, क्या कौन जवाब देता उसका, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता। इस तरीके की डांट भी उस बच्चे को पड़ रही थी। ठीक है, अब उस दिन विलियम डगलस घर तो आ गए, लेकिन वो इतना वीक महसूस कर रहे थे, ही वाज फीलिंग सो वीक एंड ही वाज ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे। मतलब बिल्कुल एकदम मौत को ऐसे छू कर आ गए। तो उनको तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि आज तो भाई मैं गया था। तो इतना छोटा बच्चा जो इस तरीके का एक्सपीरियंस जिसे हो जाए, और वो भी दूसरी बार, ये पहली बार तो इतना सीरियस एक्चुअल में नहीं था विलियम डगलस ने जो एक्सपीरियंस किया था, बट उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनको तो यही लग रहा था ना कि भाई मैं नहीं बचूंगा। लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस विलियम डगलस को हुआ था, वो तो जेन्युइनली ऐसा ही एक एक्सपीरियंस था, जहां वाकई में अगर वो लोग टाइमली नहीं आते पुल पर, तो कुछ भी हो सकता था। हो सकता था विलियम डगलस सच में नहीं बच पाते यहाँ पर। तो ये तो वाकई में बहुत सीरियस एक्सपीरियंस हो गया था, है ना। तो यहाँ इनके अंदर अब जाके वो जो खौफ, जो फोबिया होता है पानी का, वो फोबिया अब डेवलप हो गया था। टेरर जो है पानी का, वो अब डेवलप हो गया था। और कई दिनों तक, फॉर डेज, अ हॉन्टिंग फेयर वाज इन माय हार्ट। मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर ये जो डर है पानी का, अब वो उनके मन में घर कर गया था बहुत दिनों तक। और कहीं पर मतलब थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। इतना ज्यादा घबरा गए थे कि मतलब जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ये सेंटेंस यही बता रहा है कि थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता था ना, थोड़ा सा भी मैं अगर थक भी जाता था ना, तो मैं घबराने लग जाता था, काम ज्यादा हो जाता था। पानी की तो बात रहनी ही, तो पानी की तो बात भी होने लग जाती थी, तो मेरे हाथ पैर फूल जाते थे। यही बता रहे हैं। अब यहाँ आगे चल के जब विलियम डगलस जब बड़े हो गए, अ फ्यू इयर्स लेटर, तो क्या होता है, विलियम डगलस कहीं घूमने भी अगर जाना चाहें, तो अगेन एज आई सेड कि जितनी भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज कहीं होती हैं, या कहीं भी ऐसी जगह घूमने जाना हो जहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे लेक है या पॉन्ड है या कुछ भी है,
वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा पाते थे, वो उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते थे। एंड फॉरगेट अबाउट एंजॉइंग, वो वहां पर जा ही नहीं पाते थे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज इस पूरे पैराग्राफ में बताया बेटा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से तो वो बिल्कुल डिप्राइव थे। वो ना फिशिंग कर पाते थे, जबकि फिशिंग के अंदर ऐसा कुछ भी, जैसा मैंने कहा था, कोई खतरों के खिलाड़ी वाला केस नहीं है। ठीक है, पेशेंस जरूर चाहिए, बट स्टिल इट इज सेफ। तो वो फिशिंग भी नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट वाज डिप्राइव्ड ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कनूइंग क्या होता है बेटा? ये भी एक किस्म की बोट ही होती है ना, सब चीजों का तो वो बिल्कुल भी वो इंजॉय ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उन्हें लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो दुनिया में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लोर तक नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या किया जाए? तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने इस डर पे काबू पाऊंगा। नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन ही डिसाइडेड, बस बहुत हो गया। और उन्होंने अक्टूबर में, यहाँ पर देखो मंथ्स दिए हुए हैं कि उन्हें अपने इस डर पे काबू पाने के लिए कितना समय लगा। एंड आई वाज सो हैप्पी टू रीड कि इन्होंने ये मंथ्स दिए हुए हैं। क्यों? जब हमें ये पता होता है कि किसी इंसान ने कितने टाइम पे अपने डर पे काबू पाया, तो यहाँ मुद्दा ये नहीं होता है कि 1 महीने में डर में काबू पा लिया, अच्छा 1 साल लगा, अच्छा 10 साल लगे डर पे काबू पाने में। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कितना समय लगा, यहाँ मुद्दा ये है बेटा कि अगर आप कोई चीज शुरू नहीं करोगे, इफ यू वोंट स्टार्ट, यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट। है ना? कई लोग सिर्फ सोचने सोचने में, अरे हाँ करेंगे, हाँ ऐसे भी करेंगे, सोचने सोचने में कितना टाइम निकाल देते हैं। जितना टाइम उन्होंने सोचने में निकाल दिया ना, अगर वो एक्चुअल में एक्शन लेते, काम करते, तो जितना टाइम सोचने में गया उतने टाइम में तो वो एक्शन कंप्लीट भी हो चुका होता। इसीलिए सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहिए, हाँ काम सोच समझ के ही करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं सोचते रहना चाहिए कि बस आप सोचने में ही रह जाओ। यहाँ पर विलियम डगलस ने बस यो डिसीजन लिया कि अब मुझे अपने इस डर पे काबू पाना ही है। एंड अक्टूबर में फाइनली ही डिसाइडेड कि वो स्विमिंग सीखेंगे और उन्होंने एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हायर किया। ठीक है, जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया तो इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही बेहतरीन था। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्टर अच्छे से जानता था कि विलियम डगलस का क्या इशू है। ये कोई रेगुलर पर्सन नहीं है जिन्हें स्विमिंग सीखनी है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे स्विमिंग सीखनी है जो कि पानी से बुरी तरीके से फोबिक है। मतलब ऐसा कोई रैंडम इंसान नहीं है कि हाँ भाई मुझे ना स्विमिंग सिखा दो, नो, इसे पानी से फोबिया है, घबराहट है, डरते हैं, और ऐसे इंसान को रेगुलर तरीके से स्विमिंग नहीं सिखाई जा सकती। राइट? तो उन्होंने देखो किस तरीके से किया। सबसे पहले तो ये कि वो 5 days a week सीखते थे, 1 hour। ठीक है, डेली 1 hour यानी 5 hours a week। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, एक बेल्ट बांधते थे, उनके कमर पे एक बेल्ट बांधते थे, और जो बेल्ट बांधते थे उस बेल्ट को एक रोप से अटैच करके, और वो रोप कहां पर, एक पुली पर अटैच होती थी। यानी इस तरीके का उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था इंस्ट्रक्टर ने कि विलियम डगलस के दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं अगर अपने हाथ पैर जरा से भी नहीं चलाऊंगा ना, तो भी मैं डूबूंगा तो नहीं। इस तरीके का जो सिस्टम है इस इंस्ट्रक्टर ने कर दिया। एक बेल्ट कमर पे बांध दिया, उस बेल्ट को एक रोप से अटैच किया, और उस रोप को ऊपर एक पुली से बांध दिया। ठीक है, कि भाई ये डूबे नहीं। राइट? ये कर देने के बाद उन्होंने फिर उसको ऐसे बैक फोर्थ, मतलब जो लैप्स होते हैं पूल के अंदर, वो आगे पीछे इस तरीके से पानी से, मतलब थोड़ा सा पानी से अगेन कंफर्ट फील कराने की कोशिश की कि हाँ भाई पहले इस तरफ जाओ फिर वापस इस तरफ आ जाओ, लैप्स लो स्विमिंग पूल के अंदर। राइट? तो कंफर्टेबल, तो किस तरीके से, बेसिकली किस तरीके से सिखा रहे थे? वो सिखा रहे थे बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से जो ये इंस्ट्रक्टर है इनको स्विमिंग सिखा रहा था, और सिखाते सिखाते इसी तरीके से, इतना ही पेशेंस के साथ सिखाते सिखाते कितना टाइम हो गया था बेटा? करीब 3 महीने हो गए थे। ये 3 महीनों तक इसी तरीके से चलता रहा। अब देखो यूजुअली इतना ज्यादा पेशेंस के साथ सिखाना आसान नहीं होता, तो हमें यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर के लिए भी कहना पड़ेगा, और इसलिए भी मैं ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि अगेन इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखी थी, या किस तरीके से विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाई गई थी। तो जो सेकंड वाला है कि किस तरह से सिखाई गई थी, तो आप उसके अंदर मेजरली इंस्ट्रक्टर के ऊपर ध्यान दोगे कि किस तरीके से सिखाई थी। तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से उनको स्विमिंग सिखाई थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये कोई रेगुलर व्यक्ति नहीं है जिसे स्विमिंग सीखनी है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पानी का फोबिया है, और बिल्कुल फुल ऑफ पेशेंस, मतलब पेशेंस के साथ सिखाई। 3 महीने तक सिर्फ बेल्ट को पुली से ऐसे लटका के और उस तरीके से लैप्स लगवाए थे उनसे। दैट्स इट। ये करा था हमारे विलियम डगलस के साथ उनके इंस्ट्रक्टर ने। और उसके बाद जब वो पानी से इतना फेमिलियर हो गए कि हाँ भाई ठीक है मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूं, उसके बाद उनको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है पानी से रिलेटेड वो करवाई। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे, इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिस जो है वो करवा रहे थे। जब उनकी ये प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, जब ये हो गया कि हाँ भाई ये भी सांस वाली जो एक्सरसाइज है उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, अब ये पैनिक नहीं कर रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे हैं, जब ये हो गया उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो पूल के किनारे पर उनको ले जाते थे
किनारे पर वो खुद उनको पकड़ लेते थे और सिर्फ लेग्स की एक्सरसाइज करवाते थे। तो आप ये देख रहे हैं बिट बाय बिट यूजुअली क्या होता है, ब्रीदिंग और बॉडी के मूवमेंट ये सब एक साथ सिखाया जाता है कि भाई सांस इस तरह से लेनी है, इस तरह से छोड़नी है, हाथों का मूवमेंट ऐसा होगा, लेग्स का मूवमेंट ऐसा होगा, और ये सारी चीजें एक साथ करनी होती है यूजुअली। लेकिन यहाँ इनको किस तरीके से सांस लेना, सांस छोड़ना एक बार में सिखा रहे हैं, एक बार में उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं पूरी। जब उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तब उनको लेग्स के मूवमेंट सिखा रहे हैं। जब कुछ दिनों तक लेग्स के मूवमेंट में कंफर्ट जोन आ गया विलियम डगलस का, तब उन्हें हैंड्स के मूवमेंट सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बिट बाय बिट अगेन स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। जैसे जैसे विलियम डगलस कंफर्टेबल होते जा रहे हैं पानी के साथ, वैसे वैसे वो उनको सिखाते जा रहे हैं। एंड फाइनली पीस बाय पीस, एक बार पैर, एक बार हाथ, एक बार सांस लेना छोड़ना, ये जब सब सिखा रहे हैं तो फाइनली ही बिल्ट अ स्विमर। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ये हर एक्शन को जब उस इंस्ट्रक्टर ने परफेक्ट कर दिया कि हाँ भाई इसको इनहेल एक्सहेल करना बढ़िया से आ गया है पानी में, ये बिना पैनिक के कर पा रहा है, बिना पैनिक के लेग्स चला पा रहा है, बिना पैनिक हुए हैंड्स चला पा रहा है, तो इस फाइनली ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। फाइनली ही पुट ऑल द पीसेस टुगेदर, मतलब फिर उन्होंने उसको खुला छोड़ा विलियम डगलस को कि भाई अब तुझे हर एक तरीका मैंने सिखा दिया है, हर एक चीज परफेक्ट कर दी है, पूरी स्विमिंग एक साथ कर। और अप्रैल में आते आते क्या कहता है, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक एक तरीके का जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक होते हैं उसी तरीके से क्रॉल स्ट्रोक भी एक होता है, स्विमिंग करने का एक तरीका होता है। तो फाइनली आपने सीख लिया। अब देखो इन्होंने कब सीखना शुरू किया था, अक्टूबर में। अप्रैल में आते आते यानी करीब 6-7 महीने इन्हें लगे सिर्फ स्विमिंग सीखने में, और अब जाके कॉन्फिडेंस उनमें आया कि हाँ मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ। अब यहाँ इस मोमेंट पे स्विमिंग तो इन्होंने सीख ली थी, बट यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्टर का काम ही कंप्लीट हुआ था कि भाई देख मैंने तेरे को स्विमिंग सिखा दी है, एक ऐसे आदमी को जिसे पानी का फोबिया है मैंने सिखा दी है। तो यहाँ इंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा हो गया, लेकिन विलियम डगलस का काम यहाँ पूरा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि अभी भी विलियम डगलस के दिमाग में क्या था, क्या देखो मेरे को इतना तो जो डर था ना मेरे अंदर से वो इतना तो निकल गया है कि मैं अब स्विमिंग कर सकता हूँ, स्विमिंग पूल में जाने में मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे अभी भी अपने आप को और टेस्ट करना है, और वो टेस्ट कैसे क्या करना है, मतलब मुझे अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी है। और वो ये है कि क्या मैं अकेले स्विमिंग पूल में जा सकता हूँ, क्या मैं अकेले स्विमिंग कर सकता हूँ। अभी तो मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर यहाँ खड़ा है, अगर मेरे साथ कुछ भी होगा वो आएगा और मुझे बचा लेगा। लेकिन क्या अगर मेरा इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होगा या कोई भी यहाँ नहीं होगा, सिर्फ मैं यहाँ अकेले अगर हूँगा, तो भी क्या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ? देखते हैं। तो विलियम डगलस की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर रोका नहीं कि भाई स्विमिंग आ गई, अपने आप को और टेस्ट करने के लिए इन्होंने अकेले स्विमिंग करना शुरू किया और अलग अलग जाके पूल्स के अंदर स्विमिंग करते थे। और देखो क्या कहते थे, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। यहाँ पर वो अपने आप को क्या बोलते थे, मतलब चैलेंज करते थे, और एज इफ के डर कोई इंसान है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। जो डर, जो दहशत उनके मन में बैठी हुई थी ना, उस डर के साथ फाइट करते थे विलियम डगलस। और क्या बोलते थे, अच्छा तो तू आ गया फिर से मुझे परेशान करने के लिए, फिर से मेरे अंदर वही घबराहट और वही दहशत क्रिएट करने के लिए तो आ गया है डर, देखते हैं कौन जीतता है इस बार, आजा आजा। ये एटीट्यूड रहता था विलियम डगलस का, मतलब उस डर के साथ इस तरह से बात करते थे जैसे डर नहीं है, कोई इंसान है कि अच्छा तो आ गया है, आजा देखते हैं कौन जीतता है। और ऐसे इसी एटीट्यूड के साथ वो अपने आप को टेस्ट करते चले गए और हर बार उस टेस्ट में जीतते भी चले गए। जुलाई आते आते वो ये पूल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। अप्रैल तक इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग सिखा दी थी, अप्रैल के बाद जुलाई तक उन्होंने पूल्स के अंदर, अलग अलग पूल्स के अंदर जो है ये प्रैक्टिस करी अकेले, विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब यहाँ पर पूल के बाद वो कहाँ जाने लगे, नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर, कि जो लेक्स हैं, जैसे वार्म लेक करके यहाँ पर एक है, मैं वार्म लेक एक बता दूं, ये एक ऐसी लेक होती है जिसका पानी अनयूजुअली वार्म होता है, मतलब बहुत ही रेयरली फ्रीज होता है, इसीलिए इसको वार्म लेक कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो लेक है, अलग अलग लेक्स में देखो यहाँ पर कहाँ से, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यहां से उन्होंने शुरू किया, एक लेक से, मतलब एक जगह से शुरू किया, और कहां तक उन्होंने करी, 2 माइल्स स्विमिंग करी। कहां तक करी, क्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड, इतनी लंबी 2 मील तक, 2 माइल्स तक उन्होंने स्विमिंग करी। यानी अब नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर ये स्विमिंग करने लगे थे। नाउ कोई भी जो स्विमर होता है ना, उसका असली टेस्ट स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि नेचुरल वाटर बॉडीज में ही होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता नहीं होता कि पानी के अंदर किस तरीके की सतह है, किस तरीके की बनावट है, पता नहीं होता पानी का फ्लो कैसा है, क्या है। स्विमिंग पूल में तो फिर भी आप अवेयर रहते हो, नेचुरल वाटर बॉडीज में आपको नहीं पता होता है। तो आपको असली टेस्ट जो करना होता है ना, तो वो नेचुरल वाटर बॉडीज ही होती है। और यहाँ पर विलियम डगलस देखो वहां तक आ गए थे। अब यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, वापस जब वो पानी के अंदर जब जा रहे थे,
तो वो पानी के अंदर जैसे अपना मुंह डालते थे, अगेन उनको देखो, ऐसा तो है नहीं ना कि एकदम सफाचट हो जाएगा डर, ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ा थोड़ा था, धुक धुक तो अभी भी होती होगी। फिर से डर को चैलेंज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेल मिस्टर टेरर। अगेन ये देखो, ये एक तरीके से क्या हो गया, टेरर को पर्सोनिफाई कर दिया जैसे कि कोई इंसान है। क्या बोल रहे हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम्हें, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा, वापस आ गए, देखते हैं, लेट्स सी, आजा आजा अगेन। तो इसी एटीट्यूड के साथ, मतलब डर को डराकर, और विलियम डगलस देखो नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर भी जो है स्विमिंग करने लगे हैं। इससे आगे अपने आप को और टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंपिंग करी। कैंपिंग कहाँ करी, एक वार्म लेक करके है, वहां उसके पास उन्होंने कैंपिंग करी रात भर, और अगले दिन मॉर्निंग में ही स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब अपने कपड़े वगैरह उतार के और अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आके, एंड ही स्टार्टेड स्विमिंग। ठीक है, ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। अब यहाँ डग कॉर्पोरन कौन है, ये भी एक स्विमर ही थे बेटा, काफी फेमस स्विमर थे। और ये क्या किया करते थे, ये जो वार्म लेक है ना जिसकी बात हो रही है, इस वार्म लेक को पूरा का पूरा वो क्रॉस कर जाते थे, एक शोर से दूसरे शोर तक चले जाते थे और वापस लौट कर आ जाते थे। मतलब ये पूरा वार्म लेक जो है वो पूरा का पूरा क्रॉस करके चले जाते थे और लौट कर भी आ जाते थे, इसी बात के लिए फेमस थे। और हमारे विलियम डगलस ने भी सेम यही करा कि बिल्कुल जब कॉर्पोरन जैसे ही वार्म लेक पूरी क्रॉस करके चले भी गए और लौट के भी आ गए। तो ये उन्होंने, तो इसे कहते हैं असली डर पे काबू पाना। और देखो, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मतलब मैंने सिर्फ स्विमिंग नहीं सीखी कि हाँ भाई स्विमिंग सीख ली, नहीं, मैंने अपने उस डर पे भी काबू पाया और मैंने अपने डर को जीत लिया, डर को हरा लिया, मतलब डर को हरा दिया और अपने डर से मैंने जीत हासिल कर ली। राइट, इसके आगे दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, है ना, लास्ट लाइंस ऑफ दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी खुद की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है बेटा, देखो, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। मतलब यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे अरे क्या है, पानी से पहले डरता था उसके बाद स्विमिंग सीख ली, क्या बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, ऐसा तो कुछ बड़ी बात हुई नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कभी भी फोबिया का सामना किया हो या फोबिया को एक्सपीरियंस किया हो, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि यहाँ विलियम डगलस ने कितनी बड़ी जीत हासिल करी है। क्योंकि डर पे फिर भी एक बार काबू पाया जा सकता है, लेकिन टेरर पे, अपने फोबिया पे काबू पाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने अगेन रूजवेल्ट, मैंने आपको शुरू में बताया भी था, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उनकी कही हुई एक बात भी यहाँ पर बताते हैं। क्या कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कितनी खूबसूरत बात है ये, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में किसी चीज से डर लगता है ना, तो डर से ही डरिए। क्यों, क्योंकि आपको डर वास्तव में कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ फीलिंग। आपके अंदर जो खौफ होता है ना, अरे क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, अरे मैंने अगर ऐसा किया तो कुछ हो गया, तो ये जो आपका ख्याल है ना, ये असली डर है। और ये डर आपको सबसे बड़ा फेलियर भी बना देता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पाते, आप कुछ चीजों को अटेम्प्ट तक नहीं कर पाते। इवन आपके, मैं बहुत बड़ी बातें क्या कहूँ, जो एग्जाम्स भी अगर आपके होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो एग्जाम अपने आप में इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन उस एग्जाम को इतना ज्यादा हावी कर लेते हैं हम हमारे ऊपर कि अरे बाप रे पता नहीं क्या होगा, ओ गॉड, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। हाँ बेटा, एग्जाम है, आपका एग्जाम है, आपके लिए वो एग्जाम है, बिल्कुल कॉन्कर इट। तो जो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती नहीं है, हम उसे इतना ज्यादा खतरनाक बना लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गो एंड फेस इट, दैट्स द ब्रेवेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। राइट, तो अगर सबसे खतरनाक और सबसे गलत चीज हमारे लिए कुछ हो सकती है, तो क्या हो सकती है कि हम जिस चीज से डरते हैं, उस डर से डरना हम कंटिन्यू रखें। वो कंटिन्यू रखना ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है ना, वो हमें नहीं करना है। ये है इस बात का मतलब। So we should stop fearing, otherwise we must have fear of fear। हमें डर से डरना चाहिए, वरना अगर हमने उस पर काबू नहीं पाया तो। राइट, इतनी खूबसूरत बात ये कहते हैं। और फाइनली क्या बोलते हैं, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। यानी जहां जाना चाहते हैं, जिस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जितना घूमना चाहते हैं, घूम सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने बताया भी था कि जब वो उस वार्म लेक को पूरा का पूरा पार कर जाते हैं ना, पार करके वापस लौट आते हैं, तो वहां पर जोर से चिल्लाते भी हैं। और वो जो माउंटेन्स होते हैं ना आसपास, उस माउंटेन से उनकी आवाज इको भी होती है। देखो, just as Doug Corporon used to, I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo। Gilbert Peak returned the echo, मतलब वहां पर जो पहाड़ थे गिलबर्ट पीक, वहां पर वो जो जोर से चिल्लाए ना, जरूर हुर्रे, यिप्पी, आई डिड इट, जरूर ऐसा कुछ चिल्लाया होगा उन्होंने।
और वापस इतनी जोर से आवाज वो उनकी गूंजी कि वो खुद सुन पाए अपनी इस बात को। फाइनली आई डिड इट, राइट? तो ये होती है असली विक्ट्री, ये होती है असली जीत। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर तो एक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक कैरेक्टराइजेशन देखते हैं ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। कौन है? विलियम डगलस। तो सबसे पहली चीज तो ये दैट ही वाज डिटरमिन्ड एंड उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। भले ही उन्हें कितना भी डर लग रहा था, भले ही उनकी कितनी भी हालत खराब थी पानी से, बट स्टिल उन्होंने उस डर का सामना किया। और वो भी एक बार नहीं, हम कह सकते हैं 2 बार, क्योंकि जब वो 3-4 साल के थे तब भी उनको जब पानी से डर लग रहा था ना, तो बाद में भी जब उन्होंने YMCA पूल, वहां स्विमिंग पूल जाने का डिसीजन लिया था, हम ये समझ सकते हैं कि 10-11 साल की एज में भी विलियम डगलस के अंदर एक विल पावर थी। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि मुझे जो डर लगता है ना, जो एवर्जन है मेरा पानी से, मैं अब उसे हटाना चाहता हूँ, मुझे वो डर नहीं रखना है ना? और दूसरी बार जब वापस उनका वो मिस एडवेंचर हुआ, उसके बाद भी बड़े होने के बाद उन्होंने वापस उस डर पर काबू पाया। तो देखा जाए तो 2 बार उन्होंने, दोनों बार जो हादसे उनके साथ हुए, दोनों बार अपने डर के ऊपर काबू ही पाने के लिए उन्होंने एक्शन लिए। उस डर से डर कर नहीं बैठ गए। तो हम कह सकते हैं दैट ही वाज डिटरमिन्ड एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। उसके बाद पेशेंट एंड डिलिजेंट। भाई जिस तरीके से वो सीख रहे थे, उनका इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही पेशेंस वाला था और वो उसमें उन्होंने खुद में भी बहुत पेशेंस था। इसे भी डिटर्मिनेशन में भी ला सकते हैं मैंने, क्योंकि अगर हम देखें तो अक्टूबर से सीखते सीखते फाइनली जुलाई तक उन्होंने जो है लगातार कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिस करते रहे, स्विमिंग की सीखते रहे। पहले तो सीखने पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया और उसके बाद वो पेशेंटली अपने आप को और टेस्ट करते रहे, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करते रहे, है ना? तो उन्होंने पेशेंस रखा, मतलब कहीं पर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया कि अरे छोड़ो रे, अब नहीं हो रहा मुझसे, बस बहुत हो गई है। नहीं, मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक थिंकर क्यों? मतलब जब वो पानी में डूब रहे थे, जब 10-11 साल के थे और जो मिस एडवेंचर हुआ था, तो अगेन ही डिडंट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि हाँ भाई अब तो मैं गिर गया। उन्होंने वो प्लान कर रहे थे कि मैं क्या करूं। देखो, हाथ पैर तो सब लोग ही मारते हैं, आप गिरो मैं गिरो पानी में, हाथ तो अपन सभी लोग ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ हाथ पैर नहीं मारे, बकायदा प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे फर्श आएगा, टाइल्स आएंगी, उस टाइल पर मैं इस तरीके से अपने पैर को ऐसे पुश करूंगा अपनी बॉडी को ऊपर, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं सांस लूंगा। ये वो एक 10-11 साल के बच्चे के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजी सोचना, वो भी तब जब वो पानी में डूब रहा है, उस पानी में जिससे ऑलरेडी उसको डर लगता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वाज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, देन ऑनेस्ट एंड सेल्फ एनालिटिकल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। देखो, ही एक्सेप्टेड हिज ओन रियलिटी, उन्हें अपना सच मंजूर था। मतलब अगर उन्हें किसी चीज से डर लग रहा है तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पानी से नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ बस मुझे इतना पसंद नहीं है, ऐसे कह के वो जबरदस्ती खुद को संतुष्टि नहीं दे रहे थे। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि हाँ मुझे पानी से डर लगता है, हाँ सिर्फ डर नहीं लगता भाई, फोबिया है, दहशत है मुझे पानी का। और इसीलिए चूंकि वो ये बात एक्सेप्ट कर पाए, इसीलिए वो अपने इस डर को हरा पाए। अगर वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो इस चीज को कभी भी आगे चल के कभी भी हरा नहीं पाते अपने इस डर को। तो सिंस उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमारे अंदर भी जब कोई कमी होती है या हम कहीं कोई गलती कर रहे होते हैं, हम जितनी स्ट्रांगली उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही पावरफुल बन के हम बाद में उभरते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, तभी जितना स्ट्रांगली गलती एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही बढ़िया तरीके से हम अपनी गलती सुधार पाएंगे। और अगर गलती सुधार ली तो उतना ही हम पावरफुल बनेंगे। तो ये हमारे सबके सीखने लायक बात है। उसके बाद सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव। ये बेसिकली यहाँ पर जो सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव, बेसिकली जो एक मासूम मन होता है बच्चे का, उसको लेकर ये है कि जो उनके साथ हुआ, मतलब जिस तरीके का एक्सपीरियंस पानी को लेकर उनके साथ हुआ, किस कदर रिफ्लेक्टिव, मतलब पूरी लाइफ पर उसका असर किस तरीके से रहा। तो सिंस ही वाज सेंसिटिव, ही वाज नॉट दैट कि he didn't have that cruelty in him, मतलब उस तरीके का एटीट्यूड नहीं था। जैसे अगर वो बुली लड़का था, अगर वो विलियम डगलस की जगह अगर वो होता, तो बिल्कुल हो सकता था कुछ दिनों बाद वो भूल जाता। लेकिन विलियम डगलस ऐसे नहीं है। एक तो उम्र कम थी और इसलिए इतनी कम उम्र के अंदर बच्चा मासूम ज्यादा होता है। अगर विलियम डगलस के साथ भी 15-16 या उससे बाद अगर ये हादसा हुआ होता, तो शायद इतने सेंसिटिव वो नहीं होते, है ना? तो इसलिए ही वॉज सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव। उनके साथ जो हुआ उसका असर उनकी लाइफ पर काफी लंबे समय तक रहा। और एक पॉइंट के बाद उन्होंने उस असर को, जो नेगेटिव असर एक था, क्योंकि वो फोबिया हो गया था ना उन्हें, उसको उन्होंने पॉजिटिव में भी बदला। फिर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डर पे काबू पाने के पर काम किया। ठीक है, ने रेजिलिएंट एंड करेजियस। अरे भाई ये तो शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है दैट हाउ करेजियस ही वाज, कि भाई कितना भी डर लग रहा हो, कितनी भी हालत खराब हो रही हो, पानी को देखते हो अरे बाप रे पानी पानी, इस तरीके से भी अगर डर लग रहा हो,
तो भी उन्होंने स्विमिंग सीखी और अपनी लिमिट्स को इतना चैलेंज किया, इतना टेस्ट किया कि फाइनली डक कॉर्पोरॉन की तरह उन्होंने पूरी वार्म लेक को एक बार में आर पार करके क्रॉस कर ली। मतलब ये होता है एक डिटर्मिनेशन, ये होती है एक स्ट्रेंथ और ये होती है विल पावर, राइट। ये कैरेक्टर स्केच जो है विलियम डगलस का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट आपसे कैरेक्टर स्केच के लिए पूछेगा, नहीं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ कैन यू say that William Douglas was determined, या कह सकते हैं कि William Douglas was determined and resilient. Explain. इस तरीके से आ सकता है। So here यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके कैरेक्टर स्केच को लेकर, and there are reasons as well that why was he resilient, why was he reflective, why was he sensitive, मतलब courageous भी थे और sensitive भी थे। So क्यों थे वो भी बताया हुआ है, तो आपको उन आंसर्स को भी लिखने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। फिर यहाँ आ जाती है थीम्स। थीम्स क्या क्या है देखो। ओवरकमिंग फेयर, ऑफ कोर्स अपने डर पे काबू पाना, ये तो सबसे बड़ी थीम है ना, क्योंकि विलियम डगलस ने अपने डर पे काबू ही पाया है। उसके बाद विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, अगेन ये भी हमारे विलियम डगलस का जो कैरेक्टर है उसी से हमारे सामने ये चीज भी प्रूव होती है कि जिस तरीके से विलियम डगलस की जो विल पावर थी, जो उनका जो डिटर्मिनेशन था, अगर ऐसा ही डिटर्मिनेशन हो तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते। जीत हमारी निश्चित है। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट उन चैलेंजेस का सामना करना ही तो डिटर्मिनेशन कहलाता है कि आप डिटरमिन्ड हो, आप में दृढ़ता है, तभी तो आप उनका सामना कर पा रहे हो, है कि नहीं। देन कम्स सेल्फ रिलायंस एंड रेजिलियंस। अगेन अगर आप देखिए जो कैरेक्टर स्केच हमने पढ़ा है ना, वही थीम्स है सारी, है ना, कि किस तरीके से कि उन्होंने ही वॉज कंसिस्टेंट, धीरे धीरे करके उन्होंने वो सारी चीजें सीखी और किस तरीके से उन्होंने अपने आप मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। किस तरीके से चाहे डर ही लग रहा हो बट ही डिडंट गिव अप और कंसिस्टेंटली सीखते रहे। देन अगेन करेज, देखिए करेज किस तरीके से कि भाई जब हम अपने डर पर काबू, मतलब डर नहीं लगना किसी चीज को लेकर बहादुरी नहीं होती। जब आपको किसी चीज से डर लग रहा हो तो उस डर का सामना करना इज द ट्रू करेज, एंड दैट्स व्हाट विलियम डगलस डिड, कि उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, उसका सामना किया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही वाज करेजियस, है ना। उसके बाद ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, किस तरीके से कि इस नैरेटिव में बेसिकली ह्यूमन स्पिरिट्स, इसकी जो कैपेसिटी टू एंड्योर एंड कॉन्कर द हार्शेस्ट इंटरनल चैलेंजेस, अचीविंग लिबरेशन एंड अ रिचर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मतलब बेसिकली कई बार क्या होता है, हम लोग ना चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है एक रूम में बैठे हम रहेंगे, हाँ वो हमारा कंफर्ट जोन है, लेकिन हम क्या सीखेंगे, ज्यादा कुछ सीख पाएंगे क्या, नहीं। हमें लगेगा हम कंफर्टेबल हैं तो बस हम उसमें खुश हो जाएंगे। बट जब हम हमारे कमरे से बाहर निकलते हैं, जब हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, तब हमें समझ में आता है, माय गॉड, हमने कितनी सारी चीजें जो तो मिस आउट ही कर दी हैं, है ना। यहाँ पर विलियम डगलस का यही था कि हम घूमने फिरने जाते हैं, जैसे अगर विलियम डगलस फिशिंग अगर नहीं करते या कनूइंग या बोटिंग या स्विमिंग नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता उनका, कंफर्टेबल लाइफ जीते रहते। बट लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, लाइफ के अंदर एडवेंचर भी होना चाहिए। बड़े रिस्क तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे रिस्क जो होते हैं, रिस्क एज जैसे मान लो कभी आप बोटिंग ही कर रहे हो तो बोटिंग करना, भाई वो कोई रिस्की कुछ नहीं होता बोटिंग में, बट ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ही प्यारी सी एक एक्टिविटी है। ऐसी छोटी बड़ी चीजें जो हैं जब हम करते हैं लाइफ में, हर बार हम लाइफ को एक नया डिमेंशन देते हैं, तो ये आपकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है और आपकी लाइफ को लाइवली बनाता है। और ये सारी चीजें जो हैं हमें इनसे सीखने को मिलती हैं इसमें, तो ये भी एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग थीम है इस चैप्टर के अंदर, राइट। देन कम्स द मैसेज, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ बोल्ड में लिखा है, करेज, डिटर्मिनेशन एंड परसिवियरेंस। करेज क्या होता है, अगेन बहादुरी, जिसके बारे में मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ। डिटर्मिनेशन, अगेन दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब क्या होता है, अगेन चैलेंजेस आओ भले ही सामने, लेकिन आपको जो काम करना है दृढ़ता से, एकदम मतलब संकल्प जो आपने उठा रखा है ना कि मुझे अचीव करना है, तो बस आपको उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है, डिटरमिन्ड रहना है, किसी भी चीज थक कर नहीं बैठना है ना, मतलब डरना नहीं है, डर लग भी रहा हो तो भी नहीं डरना है। और परसिवियरेंस, लगातार काम करते रहना। बहुत बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, विलियम डगलस को भी करना पड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है ना भाई 6 महीने तो उन्हें स्विमिंग सिर्फ सीखने में लग गए थे, कितनी बार इस चीज में वो फेल हुए होंगे। हमारे सामने तो सिर्फ इतना सा है कि 6 महीने उन्होंने लगातार स्विमिंग सीखी, इसमें कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि वो उन्हें लगा होगा यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। इंस्ट्रक्टर कई बार अपना पेशेंस लूज किया होगा, डांटा भी होगा, जब डांटा होगा तब लगा भी होगा विलियम डगलस को कि मुझे नहीं करनी अभी यार, एक को तरीका होता है क्या बात करने का, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। सो परसिवियरेंस इज समथिंग जो आप में, मुझ में, हम सब में होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर हमारे सामने, हम कभी हो सकता है कभी सक्सेसफुल होंगे, कभी फेल होंगे, कभी दिन अच्छा जाएगा, कभी दिन बुरा जाएगा, बट
हमें लगातार वो काम करते रहना है जब तक हम वो मुकाम अचीव नहीं कर लेते जिस मुकाम को पाने के लिए हमने हमारी जर्नी शुरू की थी। दैट इज परसिवियरेंस, राइट? अब यहाँ ये मत सोच लेना कि ये हर चीज पर ही अप्लाई होता है, थोड़ा दिमाग भी अप्लाई करना जरूरी होता है, कि ये भी लगाना, दिमाग लगाना जरूरी होता है कि कहीं हम जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं नहीं, हमें तो इसी ढंग से करना है भाई, नहीं, ऐसा नहीं। ये भी दिमाग लगाना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम सही काम कर रहे हैं या क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं, तो वो चेंजेस लेकर आना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, हमने जो तरीका अपना रखा है ना, नहीं उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और जब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है? इस जर्नी में बहुत सारे आपको चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, अपने आप को भी कई बार बदलना पड़ता है, कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है ना? तो इसलिए परसिवियरेंस इज समथिंग कि लगातार आप सही तरीके से सही राह पर चलते रहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, चाहे कितने भी फेलियर्स आए, बट तब तक चलते रहिए जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंच जाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, राइट? सो दैट इज परसिवियरेंस, और यही मैसेज आता है इस चैप्टर से, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने की। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, डगलस मदर ironically thought that YMCA pool was safe for learning to swim. What are your views? तो बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि विलियम डगलस की मदर को लगता था कि अगर मैं विलियम डगलस को अगर YMCA पूल भेजूंगी स्विमिंग सीखने के लिए तो वहां पर भेजना बिल्कुल सही होगा। क्या विलियम डगलस की मदर का ये डिसीजन सही था क्या? कई बार स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि नहीं, वहां पर नहीं भेजना चाहिए था, YMCA पूल जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसीलिए तो सबसे बड़ा हादसा जो था, सबसे बड़ा मिसएडवेंचर जो था विलियम डगलस की लाइफ का, वो उसी पूल पर हुआ था। बट नो, ये बिल्कुल भी सही जस्टिफिकेशन नहीं है। इनफैक्ट विलियम डगलस की मदर का ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि YMCA पूल पर ही भेजना चाहिए स्विमिंग सीखने के लिए, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जितने लोग काम करते थे YMCA पूल पर, वो लोगों में से किसी की भी केयरलेसनेस की वजह से वो मिस एडवेंचर नहीं हुआ था विलियम डगलस के साथ। इनफैक्ट एक किसी और बच्चे की वजह से उसने जबरदस्ती शैतानी ऐसी की जिसके कारण वो हादसा उसके साथ हुआ, किसी की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ था। तो इट वॉज एन अननेचुरल मिसचीफ प्लेड बाय अनदर बॉय। तो वहां पर तो लोग जो हैं वो लापरवाह नहीं थे। इनफैक्ट जो भी लाइफ गार्ड्स थे या इंस्ट्रक्टर्स थे या जो भी कोचेस वहां होंगे या जो लोग भी वहां काम कर रहे होंगे, वो लापरवाह नहीं थे, इसीलिए तो टाइमली विलियम डगलस को बचाया जा सका। अगर वो लापरवाह होते तो शायद कोई और भी बड़ा हादसा हो सकता था, है ना? तो वहां काम करने वाले लोगों की कोई गलती नहीं थी, इनफैक्ट इस लड़के की गलती थी जिसकी बदमाशी की वजह से विलियम डगलस की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हुआ। तो यहाँ आयरनी यही है, ठीक है? आयरनी यही है कि जो जगह लगी थी कि सबसे ज्यादा सेफ होगी वहां जाना ठीक रहेगा, वहां पर उल्टा सबसे बड़ा मिसएडवेंचर हो गया। लेकिन इस वजह से नहीं कि वहां के लोगों की लापरवाही थी, बल्कि इस वजह से कि कोई दूसरा लड़का उसने बदमाशी की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did the instructor turn Douglas into a swimmer? How did the swimming instructor build a swimmer out of Douglas? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो मैंने आपको समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन ना अलग अलग एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो सेंटेंस की बस फ्रेमिंग अलग है, बाकी पूछी एक ही बात गई है। ये मैं इसलिए भी रखा है यहाँ पर ताकि आपको ये समझ में आ सके। कई बार बच्चों को लगता है कि एज इट इज ही उठकर आ जाता है। नहीं बेटा, कभी भी एज इट इज उठकर नहीं आता, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है, बात एक ही पूछी जाती है, बस मतलब सेंटेंस अलग तरीके से फ्रेम हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें तो जो इंस्ट्रक्टर है उसे पता था कि विलियम डगलस का क्या इशू है, ये कि भाई पानी से उनको डर लगता है, खौफ है, सिर्फ घबराहट नहीं होती है बल्कि टेरर है। वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनके पैर जो है फ्रीज हो जाते हैं, एकदम काम ही नहीं कर पाते, पानी देखकर उनको बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है। ये बात इंस्ट्रक्टर को पता थी, इसीलिए इंस्ट्रक्टर ने भी बिट बाय बिट, पीस बाय पीस उन्हें स्विमिंग जो है वो सिखाई। तो 3 महीने तक तो सिर्फ उन्हें इस चीज के लिए प्रिपेयर किया कि पानी के पास वो जा सके 3 महीने तक। और किस तरीके से किया? रोप बांध दी, और जो बेल्ट बांधा था कमर में, उस बेल्ट को एक रोप से अटैच करके पुली से अटैच कर दिया था, ताकि विलियम डगलस के दिमाग में सेटल हो जाए कि भाई मैं डूबूंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डूबूंगा नहीं। तो इस तरीके से पानी से एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया और फिर धीरे धीरे करके बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरी की पूरी जो स्विमिंग है वो सिखाई, राइट? ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं साइड में भी हो जा रही हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, अगर 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो 4 नंबर का आता है, यू कैन अटेम्प्ट। लेकिन यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए बेटा, तब आपको क्या लिखना है? देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग,
राइट जैसे पिछले क्वेश्चन जो पिछला ये आंसर है उसके अंदर अगर हम देखें तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेंदी वे में एक्सप्लेन नहीं है। यहाँ सीधी सी क्या बात हुई है कि यहाँ पर उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाती थी, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाती थी विलियम डगलस को, उन्हें बेल्ट बांधा गया था, बेल्ट से एक रोप अटैच कर दी थी और लगातार कंसिस्टेंटली वो लोग प्रैक्टिस करते थे। और ऐसा करते करते उन्होंने पहले सेपरेटली उन्होंने अलग अलग चीजें सिखाई कि किस तरीके से उन्होंने लेग मूवमेंट सिखाए, हैंड मूवमेंट सिखाए, इनहेल एक्सहेल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी वो अलग अलग सिखाई, ठीक है। यहाँ पर इस आंसर के अंदर ये जो 3 अलग अलग चीजें हैं ना, इनहेल एक्सहेल, लेग मूवमेंट या हैंड मूवमेंट या इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीजें जो हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से। तो उन्होंने लेग मूवमेंट सिखाया था कि एक किनारे पे जाके पकड़ लेते थे, और कौन पकड़ लेता था, जो इंस्ट्रक्टर है वो विलियम डगलस को एक किनारे पे पकड़ लेता था, यूज्ड टू होल्ड हिम, और फिर कहता था अब विलियम डगलस अपने लेग्स को किक करो पूल में। यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दैट सेम थिंग ओनली। शॉर्ट आंसर में आपने क्या लिखा, सिर्फ इतना कि किक मूवमेंट सिखाई, अलग से सिखाई। यहां पर आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इट कि किस तरीके से किक मूवमेंट सिखाई, अलग से उनको जाके पकड़ते थे और फिर वो किक मूवमेंट करते थे ताकि वो और हैबिचुअल हो जाए उस एक्शन के, है ना। इनहेल एक्सहेल को और थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करो। प्लीज ये वाली चीज मत करना कि मैंने बहुत जगह देखा है कि हेंस लिख देना, देयरफॉर लिख देना, एडिशनली, इस तरीके के वर्ड्स, हाउएवर, इस तरीके के वर्ड्स लिख देना ताकि आपकी वर्ड लिमिट जो है, वर्ड काउंट आपका बढ़े और आपका जो शॉर्ट आंसर है वो लेंथी हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ही एक अनहेल्दी तरीका है अपने आंसर को इस तरीके से लेंदी बनाने का। नो, यू नो द आंसर बेटा, ट्रस्ट मी, आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, पूरा वीडियो अगर आप यहाँ देख चुके हैं तो आपको सब कुछ पता है, तो उसको सही तरीके से ही आप लेंदी बनाइए ना। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन इसमें जो दी हुई है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये बताना है इन लेंदी आंसर्स, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको उसे जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की थी इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस की, स्टेप बाय स्टेप सिखाया एंड एक्सप्लेन दो स्टेप्स कि इनहेल एक्सहेल कितनी देर तक करवाया था। 3 महीने उन्हें पानी से कंफर्टेबल करवाया, उसके बाद और 3 महीने उन्हें स्विमिंग सिखाई, करीब 6 महीने लगे थे। यू कैन ऑल्सो इन लेंदी आंसर्स यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द मंथ्स कि भाई अक्टूबर से सीखना शुरू करा था विलियम डगलस ने और पूरी स्विमिंग सीखते सीखते अप्रैल हो गया था, और इन 6 से 7 महीनों के ड्यूरेशन में ये स्टेप्स जो हैं बिट बाय बिट जो है इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाए थे, और वो धीरे धीरे फिर कंफर्टेबल हो गए और ग्रेजुअली वो स्विमिंग सीख गए, राइट। तो इंस्ट्रक्टर ने भी बहुत पेशेंटली काम किया। इतनी सारी डिटेल आपने इस लॉन्ग आंसर में दी है। वहीं शॉर्ट आंसर में यू डू नॉट हैव टू मेंशन अबाउट द मंथ्स और द अक्टूबर टू अप्रैल, ये इतना लेंदी या इतना बैक स्टोरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक कॉमन सेंस की बात है बेटा जो आपको बस ध्यान रखना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द childhood experience of terror of Douglas made him stronger and more determined. Elucidate the above statement supporting it with evidence from the text. बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और लिटरली ऑल्दो मैं अपने सारे वीडियोस के अंदर और 2 से 3 बार तो ये बात आई एम श्योर कह ही देती होंगी कि आपके जो लिटरेचर जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ सिलेबस के हिसाब से बस प्लीज उसको मत पढ़िएगा। जैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि विलियम डगलस के साथ जो 2 इंसिडेंट्स हुए थे, पानी के ही थे दोनों इंसिडेंट्स, और दूसरा वाला तो बहुत ज्यादा ही सीरियस इंसिडेंट हो गया था, तो मिस एडवेंचर था इनफैक्ट। तो इतना बड़े हादसे होने के बाद भी विलियम डगलस की लाइफ के अंदर कोई पेसिमिज्म नहीं आया, मतलब उनका जो व्यू पॉइंट था, जो उनका पर्सपेक्टिव था, वो कमजोर नहीं हुआ या नेगेटिव नहीं हुआ, इनफैक्ट वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते ही हैं, प्रॉब्लम्स आती ही हैं, ये फिक्स है, यू कैन नॉट हेल्प इट, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज का, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। द थिंग इज हाउ यू डील विद दोज चैलेंजेस, आप उन चैलेंजेस को फेस कैसे करते हो, ये आपकी पूरी लाइफ का रुख चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर विलियम डगलस के साथ जो एक हादसा हुआ था, एक बच्चे मतलब एक लड़के ने उठाकर उन्हें पानी में फेंक दिया था, अब विलियम डगलस वो इतने छोटे थे कि उनका बस नहीं चल सकता था उस चीज पे, है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब विलियम डगलस बड़े हुए तब उनके हाथ में कुछ चीजें थी, उनके कंट्रोल में कुछ चीजें थी कि भाई मेरे ऊपर मेरा जो फोबिया है पानी का, अब तो मैं उस पर काबू पाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो ही ट्राइड, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि एक बार ट्राई तो करो, क्या पता हो ही जाए, क्योंकि अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, है ना, तो यू मस्ट ट्राई। तो ये जो क्वेश्चन एक है, आपको इस टेक्स्ट के अंदर से रेफरेंस लेकर आपको बताना है कि जो 2 इंसिडेंट्स हुए, क्या विलियम डगलस की लाइफ के अंदर उन्हें और ज्यादा डिटरमिन्ड बनाने में क्यों हेल्प करी, क्योंकि उन चैलेंजेस को विलियम डगलस ने उतना ही स्ट्रांगली और ब्रेवली फेस किया था। उस टाइम पे तो उनके साथ जो हुआ सो हो गया, उनके अंदर एक फियर, एक फोबिया डेवलप हो गया, बट बाद में उन्होंने अपनी इस चीज को
एक्सेप्ट किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ लिख सकते हो वो ये है, ही एक्सेप्टेड द रियलिटी। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं फोबिक हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू डू, I'm not able to explore the places, so I have to win over my fear, win over this phobia। और इसलिए उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ अपने डर पर काबू पाने के लिए मेहनत की, काम किया और अल्टीमेटली अपने इस डर को हरा डाला, राइट। तो यहाँ पर देखो, he had realized that it was fear that created terror। ये देखो इतना छोटा सा आंसर है, बट मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाके इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ओनली रीजन इज कि मैं आप लोगों से ये बार बार कहना चाहती हूँ कि बेटा चैलेंजेस और परेशानी हमेशा आएगी, कभी मत बोलना है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपको नहीं पता दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। हमारे सामने ये चैप्टर्स, ये मतलब जीता जागता सबूत है एक तरीके का। विलियम डगलस ने अपना पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस ही तो यहाँ पर शेयर किया है हमारे साथ। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, मतलब यहाँ पर तो विलियम डगलस की लाइफ खत्म हो जाती है अगर वो नहीं बच पाते तो। और फोबिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती बेटा, आप पैरालाइज हो जाते हो। जिन लोगों को फोबिया है वही समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है, यही समझना है कि कुछ भी हो लाइफ के अंदर, लेकिन आपको निरंतर कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते ही रहना है। दैट्स द की, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में हमें जिस चीज से डर लगता है ना, वो कोई एक्शन नहीं है, वो कोई हरकत नहीं है, इनफैक्ट हमें डर से ही डर लगता है। तो यहाँ पानी से एक्चुअली में डर नहीं लग रहा था, पानी में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पानी थोड़ी कुछ चलकर आ रहा है और कुछ कह रहा है विलियम डगलस को, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे बाप रे मैं कहीं डूब गया तो। ये जो ख्याल है, ये जो एहसास है, ये एक दहशत क्रिएट करता है और इस दहशत से डर लगता है, ठीक है। तो फियर क्रिएट्स टेरर, फियर क्रिएट्स पैनिक। तो ये विलियम डगलस को जब रियलाइज हुआ तभी उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे जो है इस पर काबू पाना ही पाना है। सो ही रियलाइज द नीड ऑफ ओवरकमिंग फियर एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज William realized that the act was not terrorizing, but it was the fear that created terror in him। ठीक है, ये आगे का जितना भी है ना वो मैं ऑलरेडी जो आपको एक्सप्लेन किया है ना, वही बस यहाँ पर लिखा हुआ है, रिटन में है, साइड में हो जाती हूँ अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। वही है कि अपने आप में पानी नहीं डरा रहा है, ये जो ख्याल है ना इस बात का कि पानी में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो ख्याल ज्यादा टेरराइज कर रहा है विलियम डगलस को, राइट। नेक्स्ट इज What did Douglas feel and do when he was pushed into the swimming pool? जब स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था डगलस को, तब उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो उनकी स्ट्रैटेजी एक चलने लग गई थी ना दिमाग में कि मैं इस तरीके से जैसे ही नीचे पहुंचूंगा अपने आप को पुश करके ऊपर धक्का मारूंगा, फिर ऐसे फ्लैट होने की कोशिश करूंगा सरफेस पे और फिर किनारे पे आ जाऊंगा। ऐसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाने लगे थे ना। यहाँ पर यह है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कितनी बार ट्राई किया था यहाँ पर विलियम डगलस ने ऊपर आने के लिए, कितने अटेम्प्ट्स लगे थे, 3 बार। तो आपको कई बच्चे क्या देखो गलती कहाँ होती है, बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहली बार ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया लेकिन तब भी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए, फिर उन्होंने तीसरा अटेम्प्ट किया, तब तक उनकी पूरी सांस खत्म हो गई थी, तो वो भी एक फेल्ड अटेम्प्ट था। 3 बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद ना फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ना वो हुआ और फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 10 नंबर के हिसाब से क्यों लिखना है। आपको जब पता है 3 अटेम्प्ट्स है तो सिर्फ यहाँ पर ये लिख दो, डिस्पाइट रिपीटिंग दिस थ्राइस, मतलब 1 2 3 उसको अलग सेपरेटली एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ये लिख दो ना कि ही ट्राइड फॉर 3 टाइम्स, 3 बार उन्होंने ट्राई किया बाहर आने का, बट ही कुडंट सक्सीड, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। ये तरीके होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखने के। और बाकी कोई फिजूल के वर्ड्स लिखने से या यूजफुल इंफॉर्मेशन को हटा देने से शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स नहीं बनते हैं बेटा, है ना। He was unsuccessful and he tried to scream for help. He was also tried to scream for help. अब यहाँ पर हर बार आपको जितनी बार वो अटेम्प्ट ले रहे थे ना उतनी बार पहले उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली, ठीक है। अपनी मम्मी को बुलाने की कोशिश करी, मुंह से आवाज नहीं निकली। दूसरी बार जब अटेम्प्ट किया तो उनके मुंह में और ज्यादा पानी भर गया, है ना। फिर तीसरी बार अटेम्प्ट किया तो उनको ना बस पानी पानी और अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था और वो ड्राउजी फील कर रहे थे, है ना। कितना लेंथी एक्सप्लेनेशन है। ये सारी चीज इकट्ठी आप बता सकते हो ना कि उनके मुंह में भी पानी चला गया था, वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहे थे। He couldn't scream, he couldn't speak, and he couldn't breathe properly, and he could only see yellow water around. जितना उन्हें जो जो एक्सपीरियंस उनको अलग अलग अटेम्प्ट्स में हो रहा था, हर अटेम्प्ट का सेपरेट बताने की क्या जरूरत है, इकट्ठा उसको एक ही सेंटेंस में बता के लिख दो। और इसीलिए he was terrorized and he was paralyzed and rigid with fear.
He searched for something to hold. हर बार ऐसे हाथ पैर मार रहे थे ना कि किसी रोप को पकड़ ले, बट कुछ मिल नहीं रहा था, क्या करें अभी, तो इसीलिए वो हेल्पलेस फील कर रहे थे, राइट? एंड मास ऑफ येलो वाटर दैट सराउंडेड हिम, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाए, तो यहाँ पर आप थ्राइस ही ट्राइड फॉर 3 टाइम्स ये लिखने की बजाय आप हर सिंगल अटेम्प्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो ना, इकट्ठा लिखने की क्या जरूरत है? जो थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रही थी, बस वही करना है कि यहाँ पर जैसे हमने छोटा सा लिख दिया कि भाई 3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, ये शॉर्ट आंसर के लिए हो गया। फॉर लॉन्ग आंसर यू कैन राइट कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया लेकिन सिर्फ उनकी आंख और नाक ही बाहर निकले, माउथ बाहर नहीं निकल पाया और इसीलिए उन्होंने बहुत सारा पानी जो है उनकी बॉडी में चला गया, ना वो कुछ बोल पा रहे थे, ही कुडंट स्पीक, ही कुडंट स्क्रीम, ही कुडंट ब्रीथ, ठीक है? फिर उन्होंने सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट किया, बट सेकंड टाइम में भी सिर्फ उनकी आंखें बाहर आ पाई थी, पानी से बाहर आ पाई थी, और नोज भी ऑलमोस्ट पानी से बाहर बस आ पाया था, एंड ही कुड सी द लाइट्स बट ही कुडंट कम आउट ऑफ द वाटर, ठीक है? सेकंड अटेम्प्ट को आपने एक्सप्लेन किया, थर्ड अटेम्प्ट को भी आप एक्सप्लेन करो दैट ही ट्राइड टू पुश हिम अपवर्ड्स, but there was no difference at all because his body was left with no strength, so he couldn't push himself upwards, ठीक है? ये बस आपको लिखना है। एक्सप्लेन हो गया, लेंदी हो गया एंड मीनिंगफुल, ठीक है? टू द पॉइंट एंड अप्रोप्रिएटली ये लेंदी हुआ है ना? इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होता है। एंड ही वाज सराउंडेड बाय मास ऑफ येलो वाटर, ठीक है? इस तरीके से और एक्सप्लेन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें और डाल दीजिए। क्या मैंने जो आपको बताया, क्या वो मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक हैबिट, सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है बेटा, और जितना अप्रोप्रिएट आंसर्स आप लिखोगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपको और बेटर इंप्रूव करता जाएगा और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न व्हेन ही गॉट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर?